हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं के क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा उन सभी क्वेश्चंस को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है। एक आदमी है, वो 10 मीटर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो बताना है कि वह किस रोग से पीड़ित है। ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया, कैटारैक्ट। तो इन चार ऑप्शन में से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो एक आदमी है, वो 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है। तो आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, मायोपिया। मायोपिया आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग। तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। उन्नतोदर, नतोदर, वर्तुलाकार या इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नतोदर लेंस, जिसको कनकेव लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। 21 जून आपका करेक्ट आंसर होगा। अचिंतुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अचिंतुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस। अचिंतुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिलेंडरी लेंस। सिलेंडरी लेंस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चांदी। चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। केल्विन, मोल, कैंडेला, अर्ग। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों। तो यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। यह आपको पता ही होगा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। कॉपर, लेड, आयरन, टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 6500 के या 9000 के? तो यहाँ पर सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर 6500 के अंकित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, जिरकॉन? तो आपको बताना है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक या रोधी? तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन की बात करें तो किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक या वायु प्रदूषक? तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एक आपको ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो यदि आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल सही हो, दक्षिण से उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2, 4, 6, 8? तो जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं बी तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 आपका सही होगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है
क्या कहलाते हैं? वह परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हो क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। तो परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो वह कहलाते हैं समस्थानिक। और समस्थानिक आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, जर्कोनियम, निकेल, टंगस्टन। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम। जर्कोनियम बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव घड़ी विधि, जैव तकनीक विधि या यूरेनियम विधि। तो यदि आप ऑप्शन की बात करें तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो पृथ्वी की आयु निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह होता है यूरेनियम विधि द्वारा। तो यूरेनियम विधि आपकी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स तरंगे या फिर गामा तरंगे। तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक्स तरंगे। एक्स तरंगे कुलीज नलिका के प्रयोग द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती हैं? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यूरेनियम। यूरेनियम। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म विचुंबकत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा बताइएगा। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो यदि आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, अतिचालकता, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आर्किमिडीज। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, हम्फ्री डेवी, जेम्स वाट, ब्राउन। तो बताइएगा ऑप्शन
कौन सा सही होगा? तो इस सदी में शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो यदि आप ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं राइट ब्रदर्स, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राइट ब्रदर्स। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, डीप सर्कल, हाइड्रोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो बताइएगा मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यदि आप आंसर मारेंगे स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति मापने के लिए या जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियोमीटर, सेकंड गैल्वेनोमीटर, थर्ड सेक्सटेंट और फोर्थ है सोनार। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सोनार। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप। क्या है? स्ट्रोबोस्कोप। अतिलघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अतिलघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्याज घड़ियां, परमाणु घड़ियां या श्वेतवामन। तो यहाँ पर अतिलघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी परमाणु घड़ियां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को किस इकाई में मापते हैं? वाट, डायोप्टर, ऑप्टोर, मीटर। तो यहाँ पर एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। तो 32 क्वेश्चन का बी आंसर आपका सही हो जाएगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, कार्य, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल ऐसा राशि है जिसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं केवल न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण और क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि अधिकतम दूरी
तय की जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। यदि क्रिकेट की गेंद को 36 से 45 डिग्री कोण पर मारा जाए तो वह अधिकतम दूरी तय करती है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो यदि आप ऑप्शन की बात करें तो इनमें से एक ऑप्शन सही होगा जो आपको बताना है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पारा। पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? ऑप्शन नंबर ए है -6.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी -123 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो यहाँ पर बात करें 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। तो आप यदि ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सोनार। क्या कहलाता है? सोनार। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे। तो यदि आप ऑप्शन करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा, जो भी उसका सही आंसर होगा। आपको बताना है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए यदि आप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी आपका सही आंसर होगा। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परावलयिक दर्पण। तो वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा परावलयिक दर्पण। क्या हो जाएगा? परावलयिक दर्पण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 2, 1, 6 या अनंत। तो जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अनंत। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है?
एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि, ताल का रोग, निकट दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। तो कोई मनुष्य है वो 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, तो वह किस रोग से पीड़ित होगा? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यह है 1 मीटर की दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विभेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जैना कांच या क्रुक्स कांच। तो निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स कांच सही आंसर होगा। क्रुक्स कांच। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल या वायु। तो कांच, निर्वात, जल, वायु में से कौन सा आंसर सही होगा? कांच की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांच। विकिरण की कण प्रकृति पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विवर्तन या ध्रुवीकरण। तो यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपका सही आंसर होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। आपको बताना है आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो ऑप्शन अगर आप सी लगा रहे हैं तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, सिलीनियम। सिलीनियम। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तापमान, दाब, दैर्ध्य, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तो यदि आप ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, दाब, तो आप बिल्कुल सही हैं, दाब आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, ये सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका उपरोक्त सभी दिया हुआ है, यही आप टिक करोगे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसको D2O लिखते हैं, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या नियंत्रक। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलाम। तो आपको ऑप्शन बताना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? जल्दी से ऑप्शन कीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर
सही कौन सा होगा? तो यदि आप बात करें ऑप्शन नंबर बी मिलीकन की, तो मिलीकन आपका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।